साथियों नमस्कार। आज इस क्लास का उद्देश्य है जो मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, वो बहुत कन्फ्यूजन में हैं, हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, परीक्षा में क्या आता है क्या नहीं आता है। कुछ लोग बहुत डर जाते हैं, परीक्षा में बहुत हार्ड प्रश्न आते हैं, कुछ लोग सोचते हैं सरल प्रश्न आते हैं। तो हम सिलेक्शन कैसे लें, इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि सिलेक्शन कैसे लें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारा गाइडेंस किया जाएगा। पहले मैं आपको बता दूं, जो सामने आपके स्क्रीन पर है ये मध्य प्रदेश पुलिस 2025 में आए हुए ये प्रश्न हैं। तो उन प्रश्नों को भी प्रैक्टिस कराऊंगा, जो आगे आने वाले प्रश्न हैं उनकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं आपको बता दूं कि ये 2025 में पूछे गए प्रश्न हैं। 4 नवंबर शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए प्रश्न हैं ये। तो मैं आपको इन प्रश्नों को आपको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस टॉपिक से प्रश्न आए थे और इससे आने की संभावना है, और इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि आएंगे तो हम किस प्रकार से हल करेंगे, हल करने का तरीका भी आपको बताया जाएगा, और भी उस संबंधित जो फैक्ट होंगे आपको बताए जाएंगे। चलिए आइए, मैथ, रीजनिंग, विज्ञान, सारे एमपीजी के और भी प्रश्नों की यहाँ चर्चा की जाएगी, किन की संभावना है आने की। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ सामने प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, आप उसको देखिए, इसका आंसर क्या होगा प्रयास कीजिए, इसके बाद मैं इसका आंसर आपको देता हूं। तो देखिए आपका आंसर आ ही गया होगा, मैं आशा करता हूं, जानता हूं। तो देखिए, एक समकोण प्रिज्म का आधार एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि प्रिज्म जो है एक 3D संरचना है, लेकिन इसमें बताया गया है कि प्रिज्म का जो आधार है वो कैसा है, एक वर्गाकार है, यानी वर्ग के आकार का है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई सब कुछ क्या होगी, नीचे सेम है। लंबाई भी 10 है और चौड़ाई भी क्या है, 10 है। और इसकी ऊंचाई जो है कितनी बताई जा रही है, 7 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई, तो वर्ग का यदि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ता है, इसकी आधार का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमें। तो इसके आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 10×100 हो जाएगा। भुजा स्क्वायर का सूत्र होता है, यानी भुजा 10 है और 10 है, सेमी भुजाएं होती हैं इसकी दो, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा। इसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो आयतन की बात की जा रही, तो आयतन एक 3 डायमेंशन वाली पॉइंट होता है ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, आयतन, इसकी ऊंचाई कितनी है, 7 है, 7 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 700 हो जाएगा इसका आंसर। आयतन हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई दो चीजें हैं, ये ऊंचाई हो गई, लंबाई चौड़ाई का गुणा ऊंचाई से कर दिया, हमारा क्या आ गया, आयतन। और जिसका भी आंसर इसका 700 है, उसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हाँ देखिए, इसमें और भी देखें आप, यदि शंकु आता है, तो ये शंकु होता है, तो शंकु की ये जो ऊंचाई होती है ये ऊंचाई कहलाती है h, लेकिन ये होती है जो त्रियक ऊंचाई होती है इसको हम l भी कहते हैं। और ये शंकु की क्या होती है, त्रिज्या होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, r कहते हैं। यदि बात करें हम इसकी ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है, तब भी हम क्या कर देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हट जाएगा तो उसमें क्या जाता है, रूट, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है। इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें आधार चाहिए तब भी इसी फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। किसी एक का मान चाहिए हमें तो उसमें रख करके हम निकाल सकते हैं। दूसरी बात, यदि इसका वक्रपृष्ठ की बात करते हैं तो इसका वक्रपृष्ठ का जो सूत्र होता है, तो उसका पाई आर एल होता है। जहां पर घूमने की बात होती है वहां पर पाई वैसे ही आ जाती है गोलाकार के लिए, तो यहाँ पे इसका मान पाई आर एल हो जाता है। वक्रपृष्ठ की बात करते हैं। यदि शंकु के आयतन की बात करते हैं हम, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है इसका, तो उसके आयतन से भी हम इसका
इस क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आगे हम बात करें, अगला प्रश्न रहा आपके सामने। ऐसे प्रश्न 2025 में, 2024 में, 2023 में पूछे गए, 2023 में। तो हमें इन प्रश्नों को कैसे हल करना है, कम समय में कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या है। और मैं जानता हूं कि आपका आंसर आ ही गया होगा। आइए हम इसको परीक्षा में कम समय में कैसे हल करते हैं। देखिए, मुझे थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन आप, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा मैं आपको समझाने का तरीका तो आप उसको वहां पर परीक्षा में डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं सीधा सा, यदि साधारण वर्ष है, क्या है, साधारण वर्ष है कोई भी, ये पहली वाली वर्ष भी साधारण हुआ, आगे वाली भी वर्ष कैसी है, साधारण है। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है 2001 और यहां पे लिखा हुआ है 2002। अगर मैंने बोला कि 3 जनवरी 2001 को सोमवार है, और मैंने बोला कि 3 जनवरी 2002 को क्या होगा, तो आपको तत्काल इसमें +1 कर देना है, और +1 कर देंगे तो इसका अगला दिन क्या होगा, मंगलवार। अब यदि यहां 2002 का दिया जाता और यहां इसका 2001 का पूछा जाता, तो हम क्या कर देते, पीछे से आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, और आगे से पीछे जाएंगे तो क्या कर देते, हम माइनस कर देते। ठीक है, तो फिर एक माइनस कर देते हम, तो क्या हो जाता आपका, किसी भी तारीख में, किसी भी मंथ में जाते हैं, मंथ टू मंथ, डेट टू डेट, तो एक दिन का डिफरेंस होता है, यदि यहां भी साधारण वर्ष और यहां भी साधारण वर्ष है। अब इसमें क्योंकि एक ऑड डे होता है, साधारण वर्ष में एक ऑड डे होता है, यहां पर हम जानते हैं कि 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो 366 दिन में वाली वर्ष में 2 ऑड डे होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं, उसमें एक विषम दिन होता है। तो जब कोई भी इनमें से एक लीप वर्ष पड़ती है तो हमें +2 जोड़ना पड़ता है, यदि पीछे आते हैं तो -2 करना पड़ता है हमें। इसी प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करते हैं हम। और देखिए, यहां 2005 की बात की जा रही है, 3 अक्टूबर 2005 की बात की जा रही है, और हमें बताना है यहां पर कितना, 3 अक्टूबर 2003 का डेट बताना है। तो देखिए इधर 2005 से हमें आना है तो 2004 में आएंगे, और 2004 जो है क्या है, एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष उसे कहते हैं जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, जो वर्ष 4 से कट जाए जो सन, वो क्या कहलाती है, लीप वर्ष कहलाती है एक। तो हमें लीप वर्ष से ये प्राप्त हो गई, तो हम यहां से यहां आएंगे और फिर यहां से यहां आएंगे। तो बात करें हम 3 अक्टूबर 2005 की, फिर आते हैं हम 3 अक्टूबर 2004 में। तो यहां पर सोमवार है, और सोमवार में यदि हम 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर आपका रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। अब इसके बाद लीप वर्ष पड़ गई क्या, 2004। अभी देखिए आप यहां अक्टूबर से अक्टूबर तक आए, अभी आपने इसका 2004 का फरवरी को क्रॉस नहीं किया, ये भी बड़ा फैक्ट है, ध्यान रखना। जब तक आप फरवरी को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक वो एज अ लीप वर्ष की तरह नहीं माना जाएगा। तो अब आप यहाँ अक्टूबर 3 अक्टूबर 2004 से आते हैं कहां पर, हम 3 अक्टूबर 2003 में। तो यहां पर हमें फरवरी को क्रॉस करना पड़ रहा है, पीछे आ रहे, अक्टूबर से पीछे आ रहे। देखिए अक्टूबर, सितंबर आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे अगस्त आएगा, तो पीछे आएगी यहाँ पे क्या, फरवरी। तो फरवरी से हम क्रॉस करेंगे यहाँ पे, तो 2003 में 3 अक्टूबर को यहाँ पे फरवरी क्रॉस कर रहे हैं हम लीप वर्ष की, तो 2 माइनस और हो जाएंगे। तो 2 इसमें रविवार में 2 और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, शुक्रवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शुक्रवार। यानी रविवार से हमें 2 पीछे जाना है, तो शनिवार और क्या आ जाएगा, शुक्रवार। तो जिसका भी आंसर इसका शुक्रवार आया उसका राइट आंसर है। ऐसे बहुत से प्रश्न आए हैं और आप इनको कर सकते हैं। हाँ, यदि इनके अंदर और भी लंबा अंतराल हो, ये अभी कम वर्षों का था, और ज्यादा अंतराल होता है तो हम इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। देखिएगा आप, जैसे अगर यहां पे होता 2001
3 जनवरी 2001 होता और इधर होता क्या 2010, कितना होता 2010, ठीक है। 3 जनवरी 2010 होता। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इन दोनों सनों का डिफरेंस कितना है, कितना है 2010 में 2001 गया, कितना बचा 9 बचा। यहाँ का उसने शो कर दिया है दिन कितना है 3 जनवरी को, कोई भी दिन शो कर दिया, उसने बताया कि सोमवार है, क्या है सोमवार है। तो हमें 3 जनवरी को बताना है 2010 में कौन सा डे होगा। अब हम 2001 से 2002 जाएंगे, फिर 3 जाएंगे, फिर 4 जाएंगे, काफी समय लग जाएगा हमें। तो हम ऐसे ही काउंट कर लेते कितने सालों का अंतर है, 9 साल का अंतर है। इसमें हम 4 से लगाते हैं भाग, पता करने के लिए कितनी लीप वर्ष आई। तो 4 दूनी 8, 2 लीप वर्ष आए। अब हमें इसकी विषम दिन निकालना है। हम वैसे ही पता लगा सकते हैं कि 2001 के बाद आया होगा 2004, फिर आया होगा 2008, तो 2 ही लीप वर्ष आई। अब इन 2 को जोड़ देंगे हम, इसमें कितना आ जाएगा, ये 2 हैं जो इसमें जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा 11। 11 और डे हो गए, इसमें 7 का लगाएंगे भाग, तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, कितना बचा 4। यानी शेष कितने बचे सप्ताह बनने के बाद, देखिए ये थी वर्ष और इसमें 2 जोड़ दिए हमने, तो कितने आ गए और डे आपकी 11। ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा भी कर सकते, समझ में नहीं आया ऐसा भी कर सकते आप कि 2 टोटल 9 वर्ष थे जिनमें से 2 कट गए लीप वर्ष, तो कितने बचे 7 साधारण। 7 साधारण में 7 दिन होंगे, एक साधारण वर्ष में एक ही दिन होता है, और 2 लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में 2 दिन होते हैं विषम दिन, तो 2 लीप वर्ष में 4 होंगे। तो यहाँ पर 4 और जोड़ देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 11। इससे शॉर्ट संक्षिप्त तरीका ये है कि जो ही भागफल आए इसमें जोड़ दो, टोटल 11 आ जाए, शेष फल क्या बचा 4 बचा आपका। 4 जो शेष बचा है, अब हम क्या करेंगे कि सोमवार था, सोमवार में +4 कर देंगे, बताइए कितना हुआ। तो मंगलवार, यहाँ पर मंगलवार, बुधवार, फिर गुरुवार और उसके बाद शुक्रवार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका शुक्रवार आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो लंबे काफी सनों का अंतर है, काफी सालों का अंतर, तो हम इस प्रकार से प्रश्नों को कैसे कर सकते हैं। अब डेट ज्ञात करना और भी प्रकार की, यदि आप कैलेंडर से संबंधित या मैथ की अभी जो पढ़ा आपने प्रेजेंट से संबंधित वीडियो और भी सवालों को हल करना चाहते हैं, अच्छे तरीके चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें और सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं। कोई भी टॉपिक्स आपका ऐसा नहीं रहेगा जो एमपी पुलिस में आता है और आप ना पढ़ें और वो आपका मदद ना करे। कम समय में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। यहां देखिएगा आगे बताया गया है, एक आयताकार घनाभ का आयतन 960 घन सेंटीमीटर है, लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका आंसर बताइए आप क्या है। और मैं आशा करता हूं आपका आंसर आ ही गया होगा। पहले देखिए घनाभ क्या होता है, हम जानते हैं कि ये 3D, कोई भी वस्तु 3D है और वो घनाभ के आकार की है। इसको हम कई एग्जाम्पल बुक्स ले लेते हैं, कोई बुक्स होती है वो भी घनाभ के आकार की होती है, किताब, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ बराबर नहीं होती है, तीनों बराबर नहीं होती हैं। और बुक हो गई आपकी कोई भी घनाभ के आकार की, आप ऐसा ही मान सकते हैं, कोई ईंट है वो भी घनाभ के आकार की होती है। तो जो घनाभ के आकार की वस्तु होती है, ठीक है, इस प्रकार से आप कोई घनाभाकार वस्तु को मान सकते हैं। तो यहाँ पर उसका आयतन कितना दिया गया है, 960 घन सेंटीमीटर दिया गया है, लंबाई 12 है और चौड़ाई कितनी है, तो क्या ज्ञात करना है, हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें पहले देखना है यहाँ पर उसका आयतन दिया गया है। तो इसका घनाभ का जो आयतन होता है, तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ये फॉर्मूला होता है, हम इसको A × B × C के नाम से भी जानते हैं। तो आयतन कितना दिया गया है 960, लंबाई कितनी दी गई है आपकी 12 और चौड़ाई कितनी दी गई है 8 और ऊंचाई नहीं दी गई है, तो हम C ही मान लेते हैं इसको। अब हम देखते हैं यहाँ पर 12 8 96 और 8 एकम 8, यानी कितना आ गया 10। तो जिसका भी आंसर यहाँ पर 10 था, इसका डी आंसर था, राइट है। इसको ऐसे हम हल कर सकते थे। यदि आपसे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए
तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका फॉर्मूला आप कमेंट बॉक्स में डालें, क्या होगा। चलिए आगे, अगले वीडियो में इसका मैं फॉर्मूला बताऊंगा, इस पे आधारित क्वेश्चन ही बताऊंगा। और अगला प्रश्न आता है, ये देखिए, ये लॉजिकल क्वेश्चन था। पाठ्यक्रम विस्तार के बाद 80% से उत्तीर्ण दर 80% से 85% से 70% हो गई। सबसे तार्किक निष्कर्ष क्या रहा इसमें? शिक्षकों ने घंटे घटाए, छात्र बेहतर तैयारी कर रहे थे, अध्ययन सामग्री कम थी, पाठ्यक्रम विस्तार से परिणाम प्रभावित हो गया। यानी कि जो उत्तीर्ण दर 85% थी, कितनी हो गई? 70 हो गई। तो आपका आंसर आ ही गया होगा। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में देंगे अपना, इसमें ABCD क्या है आप बताएंगे। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप अपने लॉजिक के आधार पर बताइएगा। अगला प्रश्न ये रहा, यदि थायरॉक्सिन का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है तो कौन सी फीडबैक प्रतिक्रिया होती है, बताइए आप। और मैं जानता हूं कि आपने इसका आंसर लगा ही दिया होगा। समय को कम खर्च करते हुए देखिए, हम जानते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि होती है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं इंग्लिश में, ये हमारे मस्तिष्क के सेरेटस्क नामक गड्ढे में, स्फिनोइड गुहा में लटकी रहती है। इसी को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और मास्टर ग्रंथि का मतलब है कि ये बहुत हमारी बॉडी के अंदर जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, उसको, थायराइड ग्रंथि को, अन्य ग्रंथियों को ये कंट्रोल करती है। इससे एक हार्मोन निकलता है ACTH, एड्रिनोकार्टिकोट्राफिक हार्मोन होता है, TSH निकलता है। एक STH निकलता है, और भी इसमें हार्मोन निकलते हैं, मैं अभी बताना चाहता हूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए, एड्रिनल ग्रंथि को कंट्रोल करता है, ये थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है, और ये वृद्धि को कंट्रोल करता है, सोमेटोट्राफिक हार्मोन, जिसको वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं हम। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये थायराइड को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्रंथि को हम हिंदी में आउटू बोलते हैं, कभी हिंदी में भी नाम पूछ लेते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। तो आउटू का मतलब है थायराइड, जो हमारे गले में होती है। और थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन। और मैंने आपको इसका एक प्रश्न और पिछले पेपर में पूछा गया था। देखिए, जो टॉपिक उठा लिया जाता है लगभग उसी प्रकार के प्रश्न आने वाले पेपरों ही पूछते हैं। उसी वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, तो आने वाले वर्ष में भी लगभग उसी से बनते हैं प्रश्न। टॉपिक्स तो वही है, सिलेबस तो वही है, थोड़े प्रश्नों का प्रकार बदलता रहता है, थोड़ा स्टैंडर्ड लो नीचे ऊपर घुमा फिरा के करते रहते हैं। हमें थोड़ा समझ विकसित करनी होती है। तो थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है? ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है। यदि ये थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकले तो मनुष्य का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। मैं बताया था आपको, इसलिए इसको स्वभाव ग्रंथि भी कहते हैं। अभी ज्यादा निकलता है या कम निकलता है, ना ज्यादा निकले ना कम निकले, इसको कंट्रोल का काम करती है हमारी पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो कंट्रोल करती है। तो आप इसके आधार पर जो मैंने बताया है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्या है सही आंसर, बताइएगा आप इसका। पिट्यूटरी ग्रंथि TSH क्या करती है? कम करती है। चलिए, अगला प्रश्न रहा आपका, दो राशियां 7:9 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है। मूल राशियां ज्ञात कीजिए। इसको हम कम समय में भी कर सकते हैं, संक्षिप्त तरीके, शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। आपको ये बेसिक मेथड ही बताऊंगा। तो देखिए, हम इसमें से एक एक करके ऑब्जेक्ट उठाएंगे। यहाँ पर दो राशियां बता रहे हैं, वो कभी किसके अनुपात में है? 7:9 के अनुपात में है। तो हम अनुपात में किसी भी राशि को बदलने के लिए उसका SCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? SCF का मतलब होता है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो उन दोनों संख्याओं को एक साथ काट दे। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या इसमें देखना है जो दोनों को काट दे। तो आप बताइएगा इसमें क्या है। देखिए आप, 6 से ये कट जाएगी, ये नहीं कट पाएगी। 4 से ये कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। 4 7 28 और 4 9 36। ये देखिएगा आप, कितने से कितने आ जाएंगे इसमें?
इसमें क्या निकल रहा है कॉमन दोनों में से? ये नहीं निकल रहा है, इसमें कोई नहीं निकल रहा है, इसको हम हटा ही देंगे। इसको देखिए आप, 2 सत्ते 14 और 2 नम 18। इसको देखिएगा आप, तो 6 7 42 और 6 नम 54, ये 3 संख्याएं प्राप्त हो गई। तो सब में 9 अनुपात 7 अनुपात 9 आ रहा है, लेकिन उसमें ये कह रहा है कि 6 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाना चाहिए? 4 अनुपात 9। तो अब इसमें 6 जोड़ेंगे हम, 28 में कितनी हो जाएगी? 34। ये कितनी हो जाएगी? 42। अब ऐसी कोई संख्या बताइए आप, 2 से काटेंगे हम, 2 ही निकल सकता है इसका गुणन, तो 17 आ जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा। 17 21 थोड़ी ना चाहिए, 4 अनुपात 5 चाहिए हमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, ये तो पहले से गलत था। इसको देखिएगा आप, इसमें 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? 20, और इसमें 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? ये 24 हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा? 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, 5 अनुपात 6 हो जाएगा। चाहिए हमें क्या? ये, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि ये 2 संख्याएं, एक तो मान लेते हम क्या 7x, और एक क्या मान लेते हम 9x। 2 संख्याएं मान ली, इसमें 6 जोड़ देते हम, यहाँ पर भी 6 जोड़ देते। रेशियो कितना हो जाता है? 4 अनुपात 5। इसको हम कर सकते थे क्रॉस गुणा, 5 सत्ते 35 हो जाता है x, प्लस का 5 छक्के 30 हो जाता, यहाँ पर 4 नाम 36 हो जाता, प्लस का 24, 6 चौकी 24 हो जाता। यहाँ पर 35 x, यहाँ 36 है, आप जानते हैं प्लस का है, इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ 1 x बचेगा। और यहाँ पर ये धन का 24 इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा? तो कितना बचेगा आपका? ठीक है, 24 चले जाएंगे, 30 में से कितने बचेंगे? 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 6 आ गई। तो आप यहाँ पर मान रख लीजिए, एक संख्या क्या मानी थी हमने? 7x, क्या मानी थी आपने? 9x। तो 6 7 x की वैल्यू रखेंगे हम, तो 6 7 42 और 6 नाम 54। इस प्रकार से इसका आंसर हम प्राप्त कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, ये वेरी इंपॉर्टेंट साइंस का प्रश्न है, इसको देखिए आप। एक मोटर पढ़े आप, चलो मैं बताता हूं इसका आंसर। इसको कैसे निकालना था हमें? ये चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, तो धारा बाएं से दाएं बह रही है, तो बाएं से दाएं ये तार है। आप जानते हैं यदि किसी भी तार में हम आवेश को प्रवाहित, गतिमान आवेश जाता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ऐसा कौन से साइंटिस्ट ने सिद्ध किया था, यदि किसी चालक तार में से धारा प्रवाहित करती तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? ऐसा किस साइंटिस्ट ने बताया था? आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताएंगे। मैं आगे इस प्रश्न को हल करता हूं। तो बाएं से दाएं जा रही, ये बायां है हमारा, ये दायां है, तो बाएं से दाएं जा रही है, तो इस पर बल की दिशा क्या होगी? देखिए, जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो चुंबकीय क्षेत्र फोर्स भी लगाता है, तो जिसी के कारण हमारा पंखे भी घूमते हैं, मोटर भी चलती है, सब इसी के चुंबकीय क्षेत्र में फोर्स बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, जिसके कारण बल बन रहा है, इसको चुंबकीय बल बोलते हैं, जिससे ये पंखे घूमते हैं और बलयों के कारण घूमते हैं। हालांकि लगता तो चुंबक के द्वारा, उसमें तार भरा रहता है, तार की कुंडली होती है, इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसमें क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र वहां पे इस प्रकार का उत्पन्न होता है कि बल उनका निर्माण करता है और वो वस्तु घूमने लगती है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हमें फ्लेमिंग का नियम लगाना था, तो हमें ये मध्यमा और ये तर्जनी अंगूठे को इस प्रकार फैलाना पड़ता है कि हमारी ये जो मध्यमा है ये कहाँ रहे? धारा की दिशा में। तो तर्जनी क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अंगूठा ऐसा किसकी दिशा बताएगा? बल की दिशा। तो बल की दिशा क्या होगी? ऐसी होगी। तो ये क्या है? ऊपर साइड। क्या है ये? ऊपर साइड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बल की दिशा क्या रहेगी आपकी? ऊपर की साइड रहेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर। तो इस प्रकार से आप, और फ्लेमिंग से नियम से संबंधित और भी प्रश्न परीक्षा में आते हैं। मैं अभी एक विज्ञान का स्पेशल और भी जो क्वेश्चन है वो भी लाऊंगा। तो अब हम रीजनिंग के प्रश्नों